दोस्तों वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की चीज़ें पढ़ रहे थे और उस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग ऑर्गल डायग्राम पढ़ रहे थे और ऑर्गल डायग्राम में हमने कुछ स्पेक्ट्रा पढ़ भी लिए हैं और आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ दिन का बीच में ब्रेक रहा है, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उससे पहले हम लोग ऑर्गल डायग्राम कौन कौन से पढ़ लिए वो चीज़ यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो हम लोगों ने शुरू किया था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों का टॉपिक चल रहा था ऑर्गल डायग्राम, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग नए जुड़े हैं, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हो और इससे पहले वाले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों प्लीज़ जाके आप पहले वाले वीडियोस देखिए ताकि आप लोग लेक्चर के सामने कंटिन्यूटी रख सके, ठीक है। तो आप लेक्चर कंटिन्यूटी रखोगे तभी आप लोग यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ से इस लेक्चर को आप लोग समझ पाओगे। तो आप लोग पीछे वाले लेक्चर भी देखिए और इस लेक्चर में मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑर्गल डायग्राम में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। मैं आपको बता दूं कि ऑर्गल डायग्राम में हम लोगों ने D1 ऑक्टाहेड्रल का स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था और उसके बाद में D9 का हम लोगों ने स्पेक्ट्रम पढ़ा था और उसके बाद में D2 का भी पढ़ा था, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे D3 ऑक्टाहेड्रल का पढ़ेंगे, D3 ऑक्टाहेड्रल का। अब मैं सारी ऑक्टाहेड्रल का ही पढ़ाऊंगा, टेट्राहेड्रल का नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर ये चार ही पढ़ाऊंगा क्योंकि जो चार होते हैं ये चारों आपको बाकी वाले सारे के सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब वो सेम कैसे रहेंगे वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि D1 किसके सेम रहेगा, D9 किसके सेम रहेगा, D2 किसके सेम रहेगा, D3। ये पिछले लेक्चर में भी बताया था शुरुआत में मैंने और यहाँ भी मैं आपको लास्ट में आपको एक बार फिर से बता दूंगा। अब आज हम लोग जो स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे वो D3 का पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ D3 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये 4 नंबर है, हम लोगों ने 3 इससे पहले पढ़ लिए। अब देखो D3 है, अगर हम लोग D3 को स्प्लिट करवाएंगे तो हमें पता है कि D3 स्प्लिट होगा तो किस किस के अंदर टूटेगा, EG और T2G के अंदर, EG में और T2G में टूटेगा और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो ये वाली जो चीज है ये वाली क्या बन जाएगी, ये वाले दोनों क्या बन जाएंगे, ये होल बन जाएंगे। ये दोनों क्या है, 2 होल है, 2 होल रह जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या रह जाएंगे, होल रह जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग जब अरेंजमेंट देखेंगे, इसका जब अरेंजमेंट देखेंगे तो हम लोगों को यहां पर ओनली एक ही टाइप का अरेंजमेंट मिल रहा है, ठीक है, ओनली। अब कैसे एक टाइप का वो भी बता रहा हूं मैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ठीक है। कौन सा, T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और EG के अंदर 0 है, ठीक है, ये वाला है। और एक ही टाइप का मतलब कहने का मतलब ये है कि ये DXY में रहेगा इलेक्ट्रॉन या फिर ये DYZ में रहेगा या फिर ये DZX में रहेगा और EG में तो 0 है, मतलब इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमें यहाँ पर एक ही टाइप का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, पहले में क्या होता था, पहले में जैसे मान लो कि मेरे पास D4 है, ठीक है, D4 है तो D4 के अंदर मेरा जो चौथा 4th इलेक्ट्रॉन है, 4th इलेक्ट्रॉन EG में जाएगा, किस में जाएगा, EG में जाएगा। अब EG में तो जाएगा लेकिन EG में किस में जाएगा, EG में
जेड स्क्वायर में जाएगा या फिर ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाएगा। तो यहां पर ये दो प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि डी जेड स्क्वायर में जाएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाएगा। लेकिन D3 के अंदर ऐसी सीन नहीं है, D3 के अंदर ऐसा सीन नहीं है। D3 में केवल एक ही टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा हमें, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, मतलब 3 ऑर्बिटल है, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी तरह का आप चेंज भी कर दोगे ना तो भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो यहाँ पर अरेंजमेंट हमें जो मिलता है वो एक ही टाइप का मिलता है, अलग अलग टाइप का नहीं मिलता है। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। और इस अरेंजमेंट का जो नाम दिया गया है वो A to G दिया गया है। क्या दिया गया है? इस पूरे अरेंजमेंट का जो नाम दिया गया है वो क्या दिया है? A to G। इस पूरे का A to G, ठीक है, A to G दिया गया है, ठीक है। इसका नाम क्या है? A to G। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो D3 है, ठीक है, ये मैंने कहा ना कि हर एक सिमिलर होता है एक दूसरे के, जो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन ये जो केस है वो किसके सिमिलर है? ये जो केस है ये किस D8 के सिमिलर है। किसके? इज सिमिलर टू D8 ऑक्टा कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये D8 के आपका सिमिलर रहेगा, जो D3 का रहेगा वही D8 का रहेगा। तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमें अब क्या पढ़ना है कि यहां पर हमारे ट्रांजिशन पढ़ेंगे हम लोग, कि अगर हमारे 3 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर यहां से ट्रांजिशन करवाते हैं, ठीक है, यहां से क्या करवाते हैं? ट्रांजिशन करवाते हैं। अब यहां से इसमें जाएगा या फिर ये इसमें जाएगा या फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या फिर ये वाला इसमें जाएगा, ये वाला इसमें जाएगा या फिर वो वाला उसमें जाएगा। मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि हमारे पास 2 होल है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी में हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे? ट्रांजिशन करेंगे, और कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है उसको यहाँ पर देखेंगे। तो पहली चीज हमारी ये है, ठीक है, फर्स्ट चीज हमारी ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू एनी ऑफ द EG ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब किसी भी एक EG ऑर्बिटल के अंदर हम लोग अगर इसको एक्साइटेड करवाते हैं, ठीक है, क्या करवाते हैं? एक्साइटेड करवाते हैं किसी भी में EG के अंदर। तो मतलब यहां पर कहने का मतलब है कि मेरे पास T2G है और T2G के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर EG के अंदर मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन है, और मैं यहाँ पर एक्साइटेड करवाता हूं, और एक्साइटेड करवा के मैं किस में चला जाता हूं? मैं चला जाता हूं यहां से T2G 2 इलेक्ट्रॉन, और EG के अंदर अब मेरा क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन EG के अंदर है, ठीक है। तब आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अब यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। 2 प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? कैसे? ठीक है, यहां पर 2 प्रोबेबिलिटी ऐसे बन जाएगी कि एक प्रोबेबिलिटी ये बन जाएगी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो नीचे T2G के अंदर है, T2G में तीनों के अंदर है। तो मान लो कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन है वो DXY में, मतलब देखो हमारे पास जब हम लोग इसको जब ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जब ड्रॉ करते हैं तो हम लोग ऐसे दिखता है कि या तो ये इसके ऊपर है, ऊपर वाला क्या है? DX स्क्वायर Y स्क्वायर, ठीक है। और जब इनके बीच में रहता है, मैं इसी के ऊपर बना दे रहा हूं, जब इसके बीच में रहता है ये वाले, इन बिटवीन द एक्सिस रहता है, तो यहां पर इन बिटवीन द एक्सिस बहुत सा क्या हो सकता है? XY रह सकता है, ठीक है, ZX रह सकता है, यहाँ पर अलग अलग तीनों रहते हैं। तो तीनों की तीनों, ठीक है, तो तीनों की तीनों यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन जाएगी। XY रह सकता है, YZ रह सकता है, ठीक है, YZ है। तो तीनों की तीनों इन बिटवीन द एक्सिस रहेगा, और DX स्क्वायर Y स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर रहेगा, और DZ स्क्वायर भी एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर DZ स्क्वायर का भी मैं
अगर मैं बनाता हूं तो वो भी एक्सिस के ऊपर रहेगा। ये थोड़ा बड़ा बनता है इसलिए ये यहां पर, इसको अगर मैं बनाता हूं, ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डी जेड स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, डी जेड स्क्वायर। अब हम यहां पर प्रोबेबिलिटी क्या है, अब प्रोबेबिलिटी ये है कि मेरे पास एक एक्स वाई ले लूं, मैं एक क्या ले लूं, मैं एक एक्स वाई ले लूं और दूसरा डी जेड स्क्वायर ले लूं। मतलब मेरा जो एक्साइटेड हो रहा है वो डी एक्स वाई से किस में जा रहा है, डी एक्स वाई से डी जेड स्क्वायर में जा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, दूर है, एक दूसरे से दूर है। और कितने दूर है, 90 डिग्री पे है। ये एक दूसरे से कितने हैं, 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो एक दूसरे से इसमें क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो एक दूसरे से फार अपार्ट है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से आ सकते हैं, एक तो डी एक्स वाई से डी जेड स्क्वायर में जा सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि डी वाई जेड से अगर अब जेड में चला गया तो भी ये नजदीक आ जाएगा, जेड में नहीं जाएगा, डी जेड स्क्वायर में नहीं जाएगा। तो ये किस में जाना चाहिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब तब ये नजदीक दूर वाला रहेगा। और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, डी जेड स्क्वायर डी जेड एक्स, ये भी किसमें, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब एक ये पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या बनेगी कि दूसरा क्लोज वाला रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, क्लोज टुगेदर। अब क्लोज टुगेदर का मतलब है कि मेरा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये एक्सिस के ऊपर है और ये एक्सिस के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ये बहुत ही कम है, 45 डिग्री के आसपास है। मतलब ये इसके कंपैरिजन में तो इसमें ये काफी पास में है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही ज्यादा पास में है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन जाती है कि डी एक्स वाई है वो किसके पास में रहे, उसका एक्साइटेशन किस में जाए, उसका एक्साइटेशन जाए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा क्या हो जाएगा, डी वाई जेड का किस में रहे, डी जेड स्क्वायर में, और डी जेड एक्स का भी किस में रहे, डी जेड स्क्वायर में। ठीक है, इन दोनों के इसमें रहे। अब दोनों के अलग अलग यहां पर नाम दिए गए, दोनों के अलग अलग नाम दिए गए। इसको कहेंगे T2G। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी ट्रांजिशन होता है तो इसको क्या कहेंगे, T2G। ठीक है, और ये अगर कोई भी ट्रांजिशन होता है ये रहेगा T1G। ठीक है, T1G। तो यहां पर मैंने कहा कि दो पॉसिबिलिटीज बनती है। तो यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनी हमारी जब हमारे एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन करवाते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, हम लोग जब एक इलेक्ट्रॉन का, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन का यहां पर हम लोग अगर ट्रांजिशन करवाते हैं, ठीक है, तो यहां पर ये दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब हम लोग आगे चलते हैं कि दूसरी, अगर दो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन करवाते हैं तब क्या होता है, दूसरी। ठीक है, when two electron are excited या ट्रांजिशन कुछ भी कहो। ठीक है, अब ये जा किस में रहे हैं, ऊपर हॉल में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं, हॉल में जा रहे हैं। ठीक है, T2G 3 है और शुरुआत में EG में 0 है। तब ये एक्साइटेड हुआ और एक्साइटेड होके किस में चला गया, T2G से दो इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक बच गया पीछे और EG में कितने चले गए, दो इलेक्ट्रॉन अब EG में चले गए। दो ऊपर दो खाली थे, एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। देखो पेयरिंग यहां नहीं होगा, पेयरिंग की यहां पर बात नहीं होगी। तुम सोचोगे कि पहले जाएगा, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है फिर पेयरिंग जाता है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि दोनों एक ही के अंदर क्यों नहीं जाते हैं। ठीक है, तो एक ही के अंदर जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा हो, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो पहले EG के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अब यहां पर कितनी प्रोबेबिलिटी बनती है, तो यहां पर कितना, एक ही प्रोबेबिलिटी बनेगी। ठीक है, दो होल प्रेजेंट है यहां पर, कितने प्रेजेंट है, दो ही होल प्रेजेंट है। ठीक है, 2 होल
ठीक है, टू होल आर प्रेजेंट इन टू। अब यहां पर क्या आएगा, टू होल किसमें प्रेजेंट रहेगा, अगर इस कंडीशन में बात किया जाए तो इसमें 2 होल किसमें रहेगा, T2G के अंदर। तो अगर T2G के अंदर 2 होल प्रेजेंट हो तो यहां पर मैं अगर बात करूं तो कंडीशन की मैं अगर बात करूं तो यहां पर कंडीशन क्या रहेगी, DXY, ठीक है, DYZ, DXY DYZ, या दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है, DYZ DZX, ठीक है, और तीसरी क्या कंडीशन हो सकती है, DXY से DZX, ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, मतलब इससे इसी में ट्रांजिशन, मतलब हमारे पास तो अब पहले एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई। अब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद अगर मैं बात करता हूं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद अगर मैं बात करता हूं तो ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब नीचे 3 होल खाली, मतलब 2 होल खाली है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये या तो इसमें आ सकता है या फिर ये इसमें आ सकता है। अब यहां पर ऐसे करके 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, ये वाला यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहां पर 3 पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें से आप लोग यहां से समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगर ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है हम लोग उसका ट्रांजिशन करवाते हैं, उसको एक्साइटेड करवाते हैं, तो जो 2 होल है उनकी प्रेजेंस के अंदर। ठीक है, अब लेकिन यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर जो एनर्जी है वो काफी हाई रहेगी इसकी, ये हाईएस्ट एनर्जी के अंदर रहेगा। ये किसके अंदर रहेगा, हाईएस्ट एनर्जी में रहेगा। हाईएस्ट एनर्जी में रहेगा। इसका जो नाम रहेगा वो क्या रह जाएगा, T1G। लेकिन ये जो T1G है वो P का रहेगा। वो T1G किसका रहेगा, P टर्म का रहेगा। किसका रहेगा, P का रहेगा। अब हम लोग यहां पर टर्म की बात कर लेते हैं कि D3 के अंदर कितने, जब ये स्प्लिट होता है तो कौन कौन सी टर्म यहां पर बनने जा रही है। तो D3 के अंदर हमें पता है कि 2 टर्म बनती जा रही है। कितनी, 2। कौन कौन सी, एक तो टर्म्स, ठीक है, और अब टर्म्स से पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी देख लेते हैं। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहां पर क्या रहेगी, D3 मेटल आयन की, D3 मेटल कैटायन, D3 मेटल कैटायन है। अगर D3 मेटल कैटायंस है तो इसकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी रह जाएगी, 4 के बराबर रह जाएगी। किसके बराबर रह जाएगी, 4 के बराबर रह जाएगी। आप लोग निकाल भी सकते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 कैसे रहेगी। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, 1 2 3 4। ठीक है, यहां पर +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो, यहां पर 2। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का पहले तो टोटल स्पिन कितना है, 1/2 मल्टीप्लाई टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, 3। तो ये जाएगा 3/2। ठीक है, फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s + 1। तो यहां पर क्या है, 3/2 मल्टीप्लाई 2 + 1। तो 2 से 2 कट गया, टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी हमारा कितना है, 4 है। तो 4 है, तो इसके अंदर टर्म कौन कौन से है, इसके अंदर 2 टर्म है। सबसे जरूरी जो टर्म है वो हमारा है ग्राउंड स्टेट टर्म। कौन सा है, ग्राउंड स्टेट टर्म है हमारा, वो है F4 है। क्या है, F4 है। ठीक है, F4 है ग्राउंड स्टेट टर्म। क्या है, F4। F4 कैसे आया ये भी मैं बता देता हूं यहां से, कि इसको 2 का मल्टीप्लाई 1 से, +1 का मल्टीप्लाई 1 से, +0 का मल्टीप्लाई 1 से,
जब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 1 है 3, 3 इक्वल हो जाएगा। और 3 कितना होता है 0 1 2 3, मतलब ये एस पी डी और उसके बाद एफ। 3 किसके बराबर है एफ के बराबर है, तो यहाँ पर 3f आ गया और 4 यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब हायर एनर्जी वाला, इसके बाद में जो हायर एनर्जी वाला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर क्या रह जाएगा हायर एनर्जी वाला P4। इसके बाद में क्या रह जाएगा, ठीक है, इसके बाद में हायर एनर्जी वाला टर्म, एनर्जी टर्म हायर एनर्जी वाला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर P4 रह जाएगा। क्या रह जाएगा P4 रह जाएगा। तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट आपको टर्म ध्यान रखना है और हायर एनर्जी वाला टर्म ध्यान रखना है जो कि है यहाँ पर P, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि F टर्म तो स्प्लिट होता है, हमेशा ही F टर्म क्या होता है स्प्लिट होता है। तो F4 किस में स्प्लिट होगा, पहले तो ये स्प्लिट होगा, ठीक है। अब ये स्प्लिट होगा तो ये टूटेगा किस किस में, हमें पता है कि F टूटता है तो किस में टूटता है T1G में टूटता है, T2G में टूटता है और किस में टूटता है A2G में टूटता है। किस में टूटता है A2G में टूटता है और स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या है 4 है। अब ये चीज हमें अभी पीछे पड़ी है, अभी जस्ट पीछे पड़ी है। ये T1G आ गया, ठीक है, लेकिन वो जो T1G है ये P का T1G है, ये P वाला हायर एनर्जी वाला T1G है। इसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, इसके लिए होल किस में होना चाहिए T2G के अंदर होल होना चाहिए। होल किस में होना चाहिए T2G के अंदर होना चाहिए, तब ये T1G P वाला है, T1G P वाला है। अगर मेरे पास होल मेरे पास यहाँ पर किसके अंदर है, अगर ये वाली कंडीशन है, अगर दूर वाली कंडीशन है, G के अंदर होल है लेकिन यहाँ पर दूर वाली कंडीशन है, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज में T2G ये रहेगा, T2G ये रहेगा और क्लोज वाले में क्या रहेगा T1G रहेगा। क्लोज वाले में क्या रहेगा T1G रहेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी यहां से। तो T2G T1G हो गया, ठीक है। और एक A2G हमने पहले ही बताया था कि इस टोटल को क्या कहेंगे A2G कहेंगे। जो ग्राउंड स्टेट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा ग्राउंड स्टेट टर्म, इसके अंदर जो स्प्लिट होगा वो जो F4 टर्म है वो जब स्प्लिट होता है तो उसका जो ग्राउंड टर्म है वो क्या रहेगा A2G रहेगा। तो टोटल हमने यहाँ पर 3 टर्म पढ़ लिया है। कितनी पढ़ लिया है A2G T2G और T1G। और जो चौथा है वो जो T1G है वो किसका है P का है, T1G है वो किसका है P का है। तो हमने यहां पर F को स्प्लिट किया लेकिन P टर्म क्या होती है स्प्लिट नहीं होती है, स्प्लिट नहीं होती है। जब स्प्लिट की बात करते हैं तो ये नहीं होती है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म जरूर होती है। क्या हो जाती है ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और ये जो ट्रांसफॉर्म होके ये किसमें चली जाती है T1G4। तो इसको क्या कहेंगे ट्रांसफॉर्म फॉर्म कहेंगे, ना कि स्प्लिट वाली कहेंगे। ये स्प्लिट नहीं हुआ, ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, P का ट्रांसफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो ये किस में आ गया है T1G में। अब टोटल यहां पर हमें पता है कि किस में ये वाली ग्राउंड है, ठीक है। ये वाली क्या रहेगी सबसे नीचे रहेगी क्योंकि ये क्या है ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड वाली है। और ये वाली क्या है हायर एनर्जी वाली है, ये वाली क्या है हायर एनर्जी वाली है। जब ये हायर एनर्जी वाली है तो ये सबसे ऊपर रहेगा, ये सबसे ऊपर रहेगा और ये सबसे नीचे रहेगा, ये सबसे नीचे रहेगा और ये सबसे ऊपर रहेगा। तो ये आपको ऑर्गल डायग्राम में एडजस्ट करने में आपको यहाँ पर इतना सा यहाँ से पता चल गया होगा, ठीक है, इतना सा यहाँ से पता चल गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे उसके अंदर ऑर्गल डायग्राम के अंदर कैसे ये फिट हुआ है, ठीक है। जब इसको बनाएंगे हम लोग ऑर्गल डायग्राम को, ठीक है, तो यहां पर क्या रहता है एनर्जी, ठीक है, और यहां पर क्या है लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा,
क्या रहेगा, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। और वो लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, तो यहां पर हमारा जो एफ टर्म है, ये एफ टर्म हो गया। उसके बाद ऊपर क्या है हमारा, हायर एनर्जी वाला क्या है, पी है, ये पी टर्म हो गया, ये एफ टर्म हो गया। अब इसको जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये इसका बैरी सेंटर हो जाएगा। जब ये बैरी सेंटर है और सबसे नीचे वाला हमारा A2G है, ये क्या है, A2G, ठीक है, A2G है। और A2G वाली कंडीशन में क्या था, A2G वाली कंडीशन में T2G 3 में था और EG क्या रहा था, 0, ये वाली कंडीशन थी। और उसके बाद में ये रहेगा A2G के बाद में T2G, ठीक है, T2G रहेगा। T2G वाली कंडीशन में क्या था, T2G वाली कंडीशन में था कि T2G के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, EG में चला जाएगा। जब बात करते हैं T1G में तो 2 पॉसिबिलिटीज थी, कितनी थी, 2 पॉसिबिलिटीज थी। अब ये ऐसे मोड़ा क्यों है, ये भी मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूं, इससे पिछली वाली में, फिर भी इसमें भी मैं यहाँ पर बता देता हूं कि ये यहाँ पर क्यों मोड़ा है, ठीक है, इसका भी रीजन है। T1GF है, T1GF वाला है। और ये वाली जो कंडीशन है वो क्या है, ये वाली है T2G। T2G के अंदर कितना है, सॉरी गाइस, T2G के अंदर यहां पर 2 रहेगा और EG के अंदर यहां पर 1 रहेगा। अब देखो, हमें पता है कि हमने पहले यहां पर किया था, हमने यहां पर पहले सॉल्व किया था, देखा था, तब T2G के अंदर 2 पॉसिबिलिटीज आई थी। जब T2G के अंदर एक इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन करवाया था तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज आई थी। तो एक पॉसिबिलिटी ये रहेगी और दूसरी पॉसिबिलिटी ये रह गई। अब जो चौथा था वो हमारा यहां पर था T1G P वाला, जो P वाला था हायर एनर्जी वाला था, तो इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब ये एनर्जी जाते ही ये इस तरफ मुड़ जाता है, ये ऊपर की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। वो ऊपर की ओर क्यों मुड़ता है ये भी अभी बताया जाएगा, ठीक है। अब P है और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांजिशन हो जाए, मतलब T1G में कितना रह जाए, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाए, और EG में कितने चले जाए, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाए। तो ये कंडीशन किस में रहनी चाहिए, ये T1G इसके अंदर रहनी चाहिए। तो सबसे ऊपर T1G P वाला, उसके बाद T1G F वाला, उसके नीचे T2G जो F का ही है और A2G भी F का ही है। ये दोनों तो F के ही है, ये दोनों तो F के ही है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि T1G और किसकी, इस T1G में, T1GF में और T1GP के अंदर क्या होता है कि यहां पर ये सेम सिमेट्री के अंदर आ जाता है। इनकी जो सिमेट्री है ना वो सेम है, ठीक है, सेम सिमेट्री है। सेम सिमेट्री के कारण यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्सन करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाता है कि इस रिपल्सन के कारण जिसकी एनर्जी कम है वो और कम हो जाती है और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसकी और ज्यादा हो जाती है। इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, यहां पर जाते जाते मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, मिक्सिंग ऑफ 2 T2G स्टेट के बारे में कहा गया है। ये क्या है, मिक्सिंग ऑफ
मिक्सिंग ऑफ, ये पिछली बार बताया था, मिक्सिंग ऑफ 2 T1G, ठीक है, स्टेट। तो मिक्सिंग की वजह से यहां पर क्या आ जाता है, बेंडिंग आ जाता है, क्या आ जाता है, बेंड आ जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि जिसकी एनर्जी लो है, ठीक है, जो T1G वाला है, T1G F वाला है, ठीक है, वो और नीचे आ जाता है, क्या हो जाता है, लो एनर्जी में चला जाता है, लोअर एनर्जी में चला जाता है। और जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जैसे T1G P वाला है, वो हायर एनर्जी में चला जाता है, हायर एनर्जी में चला जाता है। मतलब हायर वाला हायर में जाता है, लोअर वाला लोअर में आता है। यहां पर बात ध्यान ये रखनी है कि हायर वाला हायर में जाता है, ठीक है, ये पहले से ही ज्यादा है, इसकी एनर्जी पहले से ही ज्यादा है, तो ये पहले से ही ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर ही जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा। और ये इसकी एनर्जी कम है, पहले से कम है, तो पहले से कम है, तो ये नीचे आएगा, ठीक है। तो हायर वाला हायर में जाएगा, लोअर वाला लोअर में आएगा, ठीक है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2 T1G स्टेट के कारण, ठीक है। तो 2 T1G स्टेट की मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाते हैं, रिपल्सन हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्रॉस क्यों नहीं करेंगे, तो इसके अंदर आपको क्या देना है, मिक्सिंग ऑफ 2 T1G स्टेट के कारण यहाँ पर ये कभी भी डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। इसका कारण क्या है, मिक्सिंग ऑफ 2 T1G स्टेट, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। मतलब 2 T1G स्टेट की मिक्सिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, जिससे हायर एनर्जी वाला हायर में चला जाता है, लोअर वाला लोअर में आ जाता है। इसलिए ये एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये मामला था। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गल डायग्राम बना लिया है, किसका, D3 का है। ये किसका ऑर्गल डायग्राम है, D3 का है, ठीक है, D3 का है, ठीक है। तो अब D3 का हम लोगों ने, अब यहाँ पर हमने ट्रांजिशन देखना है कि कितने पीक आने हैं। अभी तक हमने पीक नहीं देखे हैं कि कौन सा ट्रांजिशन हो रहा है, कितने ट्रांजिशन हो रहे हैं, ये चीज देखा है। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं देखा है कि कितना पीक आ रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन कौन कौन सा हो रहा है, यहां से पता चल जा रहा है, कौन कौन सा हो रहा है, यहां से आपको ट्रांजिशन के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुझे बताइए, आपको पता चल रहा है या नहीं चल रहा है। एक तो ये A2G से T2G में पहला ट्रांजिशन ये वाला, दूसरा A2G से T1G में, ठीक है, फर्स्ट वाला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तो 3 ट्रांजिशन हो गए। कौन कौन से ट्रांजिशन हो गए, 3 ट्रांजिशन हो गए। पहला तो है A2G से A2G4 से T2G4, दूसरा है A2G4 से T1G4, सॉरी हाँ T1G4 किसका, F का, तीसरा है A2G4 से, यहां पर क्या हो जाएगा T1G4, लेकिन ये किसका है, P का है, ये किसका है, P का है, ठीक है। अब अगर हम लोग बैंड की बात करते हैं या एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेके ही बताऊंगा, ठीक है, एक एग्जांपल लेके ही बताऊंगा। अगर मैं एग्जांपल लेके मैं अगर एब्जॉर्प्शन बैंड की बात करता हूं, तो यहां पर क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स है CrF6 3-, ठीक है। अब यहां पर मैं अगर बैंड की बात करूं तो 3 बैंड आने चाहिए, मतलब 3 पीक आने चाहिए था। हमारे कितने पीक आने चाहिए, 3 पीक आने चाहिए। यहां पर
मेरे पास अगर मैं कहूं कि इधर एब्जॉर्प्शन है और इधर मेरे पास वेव नंबर है, तो मेरे पास यहां पर कितने पीक आने चाहिए थे? 3 पीक आने चाहिए थे, लेकिन यहां पर 2 पीक तो बड़े बड़े आते हैं और तीसरा पीक क्या आता है? छोटा सा आता है, छोटा सा आता है। ठीक है, तीसरा पीक क्या आता है? छोटा सा पीक आता है। अब यहां पर देखने में तो ये मान लो कि 3 भी दिखते हैं, लेकिन देखने में तो ये 3 भी दिखते हैं, लेकिन यहां पर दिखेंगे 2 ही। ठीक है, 2 ही यहां पर आपको एब्जॉर्प्शन बैंड दिखेंगे या फिर पीक दिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बैंड किस में जाता है? हायर एनर्जी में चला जाता है। ये वाला किस में चला जाता है? हायर एनर्जी में चला जाता है, हायर एनर्जी में। और आपको पता है कि हायर एनर्जी मतलब ये किस में चला जाता है? यूवी रीजन में चला जाता है। ये किस में चला जाएगा? यूवी रीजन में चला जाएगा। और यूवी रीजन में चला जाएगा मतलब ये दिखेगा नहीं। ये क्या करेगा? दिखेगा नहीं। तो इसका मतलब इसके अंदर अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूं, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें क्या है? 2 बैंड दिखते हैं। ठीक है, 2 बैंड किसमें है? विजिबल में है, विजिबल रीजन में है। ठीक है, और 1 किसमें है? यूवी रीजन में है। किसमें है? यूवी रीजन में है। ठीक है, तो यूवी वाला तो दिखेगा नहीं, यूवी वाला तो दिखेगा नहीं, तो हमें 2 बैंड यहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि हर एक में ये मैं एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूं कि इसके अंदर ये है। एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम जिसके अंदर वाटर के साथ में, उसके अंदर वो दिखते हैं तीनों, लेकिन तीसरा जो है वो बहुत ही वीक है। ठीक है, क्रोमियम H2O का 3+ है। अब इसके अंदर दिखता है, इसके अंदर 3 पीक दिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो तीसरा पीक है बहुत ही वीक दिखता है, थर्ड वाला काफी ज्यादा वीक दिखता है। ठीक है, तो ये यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम जो लास्ट में जो सबसे लास्ट वाली बात है वो क्या है और क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती है। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग हमने जो करवाई थी, तो हमने वहां पर अभी तक एनर्जी नहीं देखी, मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी नहीं देखी, तो हम लोग स्प्लिटिंग एनर्जी भी देख लेते हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी में जैसे अगर मैं कहूं कि अगला जो टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ F4 एंड P4 टर्म। कैसे? मेरे पास F4 है, मेरे पास P4 है। ठीक है, देखो अगर 2 टर्म के बीच का गैप बताऊं तो ये 15 B के बराबर होता है, 15 B के बराबर होता है। ये रेखा पैरामीटर के द्वारा आता है। ये मैं अगले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाऊंगा? रेखा पैरामीटर के बारे में बताऊंगा, जिससे आपको ये इन दोनों के बीच में कैसे निकालता है ये भी पता चल जाएगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। देखो सबसे पहले ये इसका बैरी सेंटर है, और बैरी सेंटर के बाद में मैं अगर बात करूं कि ये किस किस में टूट जाता है, ये अगर मैं बात करूं तो स्प्लिट 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 स्प्लिट। ठीक है, ये A2G है, सबसे नीचे वाला A2G है। ठीक है, ये T1G वाला है और ये T2G है, ये A2G है। अब अगर मैं इसमें मिक्सिंग नहीं हुई है, अभी शुरुआत में क्या है? नो मिक्सिंग है, मिक्सिंग नहीं हुई है। ठीक है, शुरुआत में नो मिक्सिंग है, मिक्सिंग नहीं हुई है। लेकिन मिक्सिंग होने के बाद में, मिक्सिंग होने के बाद में इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या है ये दोनों? ये क्या है? ये तो A2G है, हमें पता है A2G4 वाला है, और ये क्या है? ये T2G है। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा। इसमें क्या होता है? मैंने कहा कि लोअर एनर्जी वाला और लोअर हो जाता है, मतलब कम एनर्जी वाला कम हो जाता है, मतलब इसकी एनर्जी थोड़ी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाएगी।
लेकिन अगर मैं P वाले की बात करूं तो अगर P की एनर्जी हाई है तो ये और ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी में चला जाएगा। ये और ज्यादा किस में चला जाएगा, हाई एनर्जी में चला जाएगा। तो ये है T1GF और ये है T1GP4। अब यहाँ पर स्प्लिटिंग एनर्जी को भी देखना पड़ेगा कि कितनी स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो A2G से T2G के बीच में हमें एक डेल्टा, ठीक है, O देखने को मिलता है। ठीक है, अगर ये एक है और ये वाला कितना है 1.2 डेल्टा O है तो ये वाला कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये वाला कितना हो जाएगा 0.2। अगर ये 0.2 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा डेल्टा O। तो यहां से आप लोगों ने स्प्लिटिंग एनर्जी भी निकाल ली है यहां से। अब हम लोग एक ओवरऑल डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है और कैसे आप इसका कंक्लूजन दे रहे हैं ऑर्गल डायग्राम का। तो मैं यहां पर कंक्लूजन दे रहा हूं पहले तो T2 का, D7 का, D3 का और D8 का। ठीक है, ठीक है, इसका ऑर्गल। ठीक है, तो ऑर्गल डायग्राम बनाने का तो तरीका पता ही है आपको। ठीक है, अब यहां पर बीच में हमें, ठीक है, ये हमारा रह जाएगा F। ठीक है, ऊपर हमारा रह जाएगा P। ठीक है, अब इसको अगर मैं बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है T1G या T1। ठीक है, टेट्राहेड्रल के लिए T1 हो जाएगा। ये T2G या T2 और ये A2G या A2। अब इसके बीच में क्या आ जाता है, एक P वाला भी आ जाता है। वो क्या बनेगा T1G P। ठीक है, या फिर T1। अब इसका उल्टा देख लो। ठीक है, उल्टा भी वैसा का वैसा है, सेम टू सेम जो वैसा है। ये हो जाएगा A2G या A2। ठीक है, ये हो जाएगा A2, सॉरी, ये हो जाएगा अपना T2G या T2 और ये हो जाएगा अपना T1G या T1। ठीक है, T1G और T1। ठीक है, ये ऊपर वाला P वाला है। ठीक है, ये वाला P है। ठीक है, तो देखो अब इधर जाओ या फिर इधर जाओ, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड फील्ड। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग। और इधर भी बढ़ रही है, इधर भी क्या हो रही है, हमारी लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब दोनों तरफ इंक्रीज हो रही है।
ये हमारा एकदम सेंटर है, ठीक है। अब इधर वाला है ये T2 एंड D7 का, तो D7 हाई स्पीड में, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल का है। किसका है? ऑक्टाहेड्रल का है। और D3 अभी हमने जो बनाया, ठीक है, अभी हमने जो बनाया, लेकिन अभी हमने ऑक्टा का बनाया था। ये D3 एंड D8 टेट्रा का है। D3 एंड D8 टेट्रा का है, ठीक है। अभी हमने जो बनाया उसके अनुसार देख लेते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं। यहां हमें पता है कि D2 एंड D7 ये टेट्रा में चला जाएगा, और D3 एंड D8 क्या है? ऑक्टाव का। अभी हमने क्या पढ़ा है? D3 पढ़ा है। अभी हमने क्या बताया? D3 एंड D8 दोनों क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। D3 एंड D8 दोनों सेम रहते हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि D3 में क्या है? T2G, A2G, उसके बाद T2G, उसके बाद T1G, और उसके बाद यहां पर ये T1G है। और ये दोनों कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमने एक साथ में पढ़ ली। जो D3 का है वही D8 का है। और ये अगर दोनों का ऑक्टा का है तो यहां पर टेट्रा का क्या होगा? D2 और D7 का टेट्रा रहेगा। ये क्या रहेगा? D2 और D7 का टेट्रा रहेगा। ये बात आपको यहां पर समझनी होगी और याद भी रखनी होगी। याद रखोगे तभी। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो दूसरी तरफ देख लो, हमने D2 का भी निकाला। हमने पहले, आप लेक्चर में जाके देखो, आपके नोट्स से देखो कि D2 का भी हमने निकाला। तो D2 का जब देखोगे तो D2 का ऑक्टा ऐसा आता है। D2 का ऑक्टा में T1G पहले नीचे आता है, फिर T2G आता है, फिर T1G और फिर A2G है। ये जो P है वो F को क्रॉस कर लेता है। P है उसको क्या कर लेता है? क्रॉस कर लेता है, ठीक है। D2 में क्या कर लेता है? क्रॉस कर लेता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है। तो ये किसके लिए डायग्राम है? D2, D7, D3, D8। हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या पढ़ा है, और ताकि आपको, हमने D3 पढ़ लिया है। अगर D3 पढ़ा है इसका मतलब आपने D8 भी पढ़ लिया है। D3 पढ़ा है इसका मतलब आपने D8 भी ऑक्टा का पढ़ा है। जब ये ऑक्टा का पढ़ा है, ठीक है, तो टेट्रा का इसका उल्टा हो जाएगा, टेट्रा का इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये और ये हमने दोनों ही चीज पढ़ लिया है, ठीक है। अब अगर यहां ऐसे नहीं समझ में आए तो D3 और D8 हमने पढ़ लिया है ऑक्टा का। तो ऑक्टा का D2 हमने पहले पढ़ लिया। तो D2 पढ़ा हुआ है तो D7 भी पढ़ा हुआ है। D2 पढ़ा हुआ है इसका मतलब D7 भी पढ़ा हुआ है। ऑक्टा का पढ़ा हुआ है तो टेट्रा का अपने आप उल्टा हो जाएगा। टेट्रा का अपने आप क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। D2, D7, D3 और D8 ये ऑर्गल डायग्राम आपको यहां से जब लास्ट में एक ही साथ में कंक्लूजन में याद रखिए, तो पीछे वाली आपको बसड़ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग पूछोगे कि D5 का क्या मामला है। तो D5 के बारे में मैं आपको अगले लेक्चर में थोड़ी बहुत चीजें बता देता हूं। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि D5 है हाई स्पिन के अंदर स्पिन फॉरबिडन होता है। और जो स्पिन फॉरबिडन होता है वो वैसे भी कलरलेस होता है, ठीक है। उसके अंदर कलर बहुत ही कम आता है। तो कलर कम आता है तो यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ने का ज्यादा कोई महत्व नहीं रहता है। फिर भी उसके अंदर कुछ चीजें रहती है, तो वो चीजें मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। तो अभी तक आपने यहाँ पर देखा है कि ये जो देखा है D2 का D7 का, ये D2 का D7 का D3 का D8 का है। तो आगे चलते हैं और अगले में क्या देख लेते हैं हम लोग। कंक्लूजन ऑफ D1, D6, D4 एंड D9, ठीक है। इसका कंक्लूजन में वैसा का वैसा ही है। कोई इसमें बस ये है कि इसमें क्या रहेगा,
इसमें आपकी टर्म डी रहेगी, एफ नहीं रहेगा। इसमें टर्म क्या रहेगी, डी रहेगी। बस इतना फर्क है, बाकी कोई खास इसके अंदर टर्म क्या रहेगी, डी रहेगी। और ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, आप लोग इसको दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या रहता है, T2G और T2 रहेगा। ठीक है, EG और E रहेगा। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये भी EG या E रहेगा। ये क्या रहेगा, T2G या T2 रहेगा। और यहाँ पर टर्म क्या है, D है। टर्म क्या है यहाँ पर, D है। तो इधर भी लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है और इधर भी लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें ये इधर वाला ये जो है ये D1 एंड D6 ऑक्टाहेड्रल का है। ठीक है, तो ये वाला किसका रहेगा, D1 एंड D6 टेट्रा का रहेगा। उल्टा हो जाएगा। और फिर बात करता हूं, अगर ये D4 का है, D9 का है, ये D4 है, ये D9 है। अगर ये टेट्रा का है तो ये किसका हो जाएगा, ऑक्टा का हो जाएगा। और ये टेट्रा का हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको ओवरऑल यहां से पता चल गया होगा कि कौन सा सेम है। इसके अंदर मैं बता दूं, पिछले वाले में मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, मैंने अलग अलग कौन सा स्टडी किया है। देखो अलग अलग मैंने यहां से D3 का स्टडी किया है। ठीक है, और D2 का स्टडी किया है। एक एक करके मैंने पूरा डिटेल में D3 पढ़ाया है और D2 पढ़ाया है। ठीक है, और अगले लेक्चर में D वाले के अंदर मैंने D1 पढ़ाया है और D9 पढ़ाया है। D1 एंड D9। ठीक है, ये टेट्रा का है, टेट्रा वाला नहीं, ऑक्टा वाला। ठीक है, ऑक्टा वाला मैंने D1 एंड ऑक्टा वाला D9 ये पढ़ा है। ठीक है, ये वाला पढ़ा है और ये वाला पढ़ा है, ये दोनों। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में आप लोग ये पढ़ा है तो दूसरा वाला भी बना सकते हो। वैसे कोई खास इसके अंदर चीज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहां तक आपको ऑर्गल डायग्राम के बारे में कुछ चीजें समझ में आई होगी। अब इसके बाद में जब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D5 आई स्पिन की बात करता हूं, तो D5 आई स्पिन में प्रॉब्लम क्या है कि D5 आई स्पिन हम लोगों ने पहले ही पता है। ठीक है, D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन ये क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है। क्या रहता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री रहता है। जब तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर 3 में इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर Eg है और ये T2G है, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन के अंदर जब हम लोग यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, और सेंटर ऑफ सिमेट्री के कारण यहाँ पर लेपोर्टे क्या है, लेपोर्टे फॉरबिडन में है, लेपोर्टे फॉरबिडन में है। ठीक है, लेपोर्टे फॉरबिडन में, जब लेपोर्टे फॉरबिडन में है और इसके साथ साथ ये क्या है, स्पिन भी फॉरबिडन में है, स्पिन भी फॉरबिडन में है। और स्पिन और लेपोर्टे दोनों अगर फॉरबिडन में है तो इसका जो ओवरऑल जो कलर है वो फेंट कलर आएगा, वेरी फेट कलर आएगा, या फिर ये कलरलेस आएगा, या फिर ये कलरलेस रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसमें, डी ट्रांजिशन में, किसमें, डी ट्रांजिशन में। ठीक है, और कुछ उल्टा सीधा मत समझ लेना।
अब इसके अंदर कुछ टर्म भी रहती है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर टर्म नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। जब D5 का हम लोग निकालेंगे तो ग्राउंड स्टेट टर्म भी निकलेगा और ग्राउंड स्टेट टर्म यहाँ पर S6 निकलता है, लेकिन S6 स्प्लिट नहीं होता है, ये स्प्लिट नहीं होता। जब ये स्प्लिट नहीं होता है तो ये क्या करता है, ये अपनी टर्म को चेंज कर लेता है और ये टर्म किसके अंदर चला जाता है, ये ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म किसके अंदर, स्पिन मल्टीप्लिसिटी किस में चला जाता है, 4 के अंदर चला जाता है। जब 4 के अंदर चला जाता है तो हमें पता है कि S4 भी रहता है, D4 भी रहता है, F4 भी रहता है, G4 भी रहता है। जब ये 4 टर्म रहेगा और चारों टर्म स्प्लिट हो जाएगी तो अलग अलग 4 का टोटल कितना हो जाएगा, 1 इसका रहेगा, 2 इसका रहेगा, 3 इसका रहेगा, 3 3 3 छंद 1, ठीक है, छंद 2 9 और 1 छंद 2 8 9, ठीक है, और 1 इसकी खुद की S वाली रहेगी। टोटल इसकी 11 एक्साइटेड स्टेट टर्म बनेगी, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसको भी देख लेंगे एक बार कि कौन कौन सी टर्म बन रही है। बाकी यहाँ पर आपका ओवरऑल ऑर्गल डायग्राम क्या हो गया है, ऑर्गल डायग्राम क्या हो गया है, एंड रह गया है, पूरा हो गया ऑर्गल डायग्राम। हम लोग आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएंगे। अगला जो हमारा अगला लेक्चर हमारा रेखा पैरामीटर का होगा और रेखा पैरामीटर के बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पे जाएंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए, जैसा हो आपको, जैसा लगे आपको। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।